नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत है। इस प्रोग्राम हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज हम अध्ययन करेंगे भारत के राष्ट्रीय दल एवं उनके मान्यता एवं प्रमुख दल। राष्ट्रीय दलों की मान्यता है वो भारत का निर्वाचन आयोग देता है। वर्तमान में भारत में 8 राष्ट्रीय दलों को मान्यता प्राप्त है। राष्ट्रीय दल को मान्यता राज्य निर्वाचन आयोग देता है, जिसके लिए निम्न में से किसी भी एक शर्त को जो भी दल पूरी करता है उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है। यानी कोई भी दल जो कम से कम 4 राज्यों में अगर राज्य स्तर का दल तो उसको मान्यता प्राप्त हो, या लोकसभा में 2% स्थान जीतता है तथा वे सदस्य 3 राज्यों से चुने गए हो। तीसरी, या लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 राज्यों या 4 से अधिक राज्यों के वैध मतों का 6% हो तथा उसके साथ ही वह किसी राज्य में लोकसभा की 4 सीटों पर अगर विजय प्राप्त कर लेता है तो राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त कर लेता है। भारत के राष्ट्रीय दल। वर्तमान में भारत में 8 राष्ट्रीय दलों को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त है। पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, जिसका चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा। दूसरा दल है भारतीय जनता पार्टी, स्थापना 1980 में हुई थी, चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। बहुजन समाज पार्टी, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और इसका चुनाव चिन्ह है हाथी। भारतीय साम्यवादी राष्ट्रीय दल CPI, इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। हंसिया तथा बाली इसका चुनाव चिन्ह है। भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी, स्थापना 1964 में हुई थी और थोड़ा हंसिया तथा तारा इसका चुनाव चिन्ह है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इसकी स्थापना 1999 को हुई थी और इसका चुनाव चिन्ह है घड़ी। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, इसकी स्थापना 1998 को हुई थी और इसका चुनाव चिन्ह है कमल, फूल व घास। 8वीं पार्टी है नेशनल पीपुल्स पार्टी, इसकी स्थापना 2013 को हुई थी, इसका चुनाव चिन्ह है पुस्तक। दिसंबर 2022 के गुजरात विधानसभा आम चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी को भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी होने के मानदंडों को पूरा किया है, लेकिन अभी तक आधिकारिक मान्यता इसको प्राप्त नहीं हुई है। ये भारतीय निर्वाचन आयोग के अंतर्गत मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया के बीच में है। तो आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 को हुई थी और ये भारत का 9वां राष्ट्रीय दल बनेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इससे पूर्व अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा एवं उनसे संबंधित जानकारी। तो चलते हैं, अध्ययन करते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है? बात करें तो न्यायालय की वह शक्ति जिसके माध्यम से वह विधायिका एवं कार्यपालिका कार्यों को संवैधानिक या असंवैधानिक घोषित कर सकती है, ये होता है न्यायिक पुनरावलोकन। जैसे संसद द्वारा पारित 99 संविधान संशोधन अधिनियम तथा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग दोनों को असंवैधानिक करार घोषित न्यायालय ने कर दिया था। ये 99 संविधान संशोधन अधिनियम 2014 में ये पारित हुआ था और राष्ट्रीय न्यायिक व नियुक्ति आयोग दोनों को 2015 में है वो न्यायालय ने वो असंवैधानिक घोषित कर दिया था न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति के आधार पर। हमारे चैनल RPSC GK विद जोगेंद्र को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले। न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत की बात करें तो इसकी उत्पत्ति व विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने ये इसका विकास किया था। उन्होंने एक केस लड़ा था जिसका नाम था मारवरी बनाम मेडिसन 1803 में। उस केस के आधार पर ही न्यायिक पुनरावलोकन का आविष्कार हुआ था। बात करें भारत में तो इसका प्रतिपादन
न्यायमूर्ति PN भगवती ने किया था। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को संविधान और मौलिक अधिकारों का संरक्षक घोषित किया गया है। फिर भी न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं किया गया। यानी न्यायिक पुनरावलोकन का शब्द है वो हमारे मौलिक संविधान में नहीं था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न धाराओं में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति वो प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति में मूल ढांचे का हिस्सा मानना है। इसलिए संसद किसी भी शक्ति में न तो इसे कम कर सकती है और न ही ये छीन सकती है। अनुच्छेद 13/2, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 132, 246, अनुच्छेद 251, अनुच्छेद 254 व 226 में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति वह सर्वोच्च न्यायालय को ये प्रदान करता है। बात करें अनुच्छेद 13(2) की, तो इसमें मूल अधिकारों को छीनने व कम करने पर प्रतिबंध लगाता है। ये प्रमुख वाद, गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकारवाद, ये 1967 में हुआ था। बैंक राष्ट्रीयकरण मामला 1970 में ये वाद हुआ था। पृथ्वी प्रश्न उन्मूलन मामला 1971, केशवानंद भारती बनाम केरल स्टेट 1973, मिनर्वा मिल्स मामला 1980, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978, KS पट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017, इसमें निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार वो प्रदान किया गया था। KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 के आधार पर निजता का अधिकार को अनुच्छेद 21 में मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था। बात करें अनुच्छेद 32 की, तो सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों को निर्देश, आदेश व न्यायादेश प्रदान करने की शक्ति वह प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 में नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बंद, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण अधिकार, पर्चा, लेख जारी करने की शक्ति वो प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 व 200 अनुच्छेद 226 के तहत। अनुच्छेद 131 व 132 सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को कानून संबंधी किसी भी प्रश्न के तथ्य पर अथवा किसी संविधान के पूर्व में कानूनी मामलों में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। यानी परामर्श करने की शक्ति अनुच्छेद 143 के तहत मिलती है। इस प्रकार आज हमने न्यायिक पुनरावलोकन का अध्ययन किया। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। इससे पूर्व अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया एवं प्रमुख संविधान संशोधन। बात करें संविधान संशोधन की, तो संविधान के भाग 20 में ये संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है। ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिणी प्रकार से ली गई है। भारत में संविधान संशोधन के लिए फुलटन पद्धति को अपनाया गया है। मूल ढांचे को छोड़कर संविधान में संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद भारती बनाम भारत स्टेट मामले 1973 के अनुसार कि मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है। संविधान संशोधन 3 प्रकार का होता है। ये साधारण बहुमत का, विशेष बहुमत के अंतर्गत अनुच्छेद 368 मूल अधिकार व मूल कर्तव्य आते हैं। विशेष बहुमत में कम से कम आधे राज्यों का समर्थन है वो मिलना जरूरी होता है। इसके अंतर्गत वो अनुच्छेद 368 में राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, अनुच्छेद 73 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका विस्तार, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 55 के अंतर्गत राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया, ये है वो विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों का समर्थन इसके लिए आवश्यक होता है। साथ में अनुच्छेद 162 के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका का विस्तार भी इसी विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के समर्थन के द्वारा ही संविधान में संशोधन किया जा सकता है।
प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 को पारित किया गया था। इसके अंतर्गत संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी। अनुच्छेद 15(4) में शैक्षिक व सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को सरकारी आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 को पारित हुआ। इसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल की व्यवस्था की गई थी। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 को पारित हुआ, जिसमें इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 13 व 368 में संशोधन किया गया। संसद के किसी विभाग में वो संशोधन किया जा सकता है। इस संविधान संशोधन के अधिनियम 1973 के तहत 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 को पारित हुआ। इसके अंतर्गत संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 371F जोड़कर सिक्किम राज्य को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत 41वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को पारित हुआ। इसके अंतर्गत लोक सेवा के सदस्यों की आयु 60 से 62, ये राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी आयु 60 से 62 की गई थी, और यूपीएससी के सदस्यों की आयु वह 65 वर्ष की गई थी 41वीं संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। बात करें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के, तो ये 1976 को पारित हुआ था। इसको लघु संविधान भी कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। इसके अंतर्गत नए अध्याय 4 क व 14 क है वो, और अनुच्छेद है। इसके अंतर्गत 52 अनुच्छेदों का संशोधन किया गया था। इस कारण 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान की कहा जाता है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 को पारित हुआ। इसके अंतर्गत संपत्ति के मूल अधिकारियों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी या विधिक अधिकार बनाया गया था। 44वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत बात करें 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और दल बदल कानून लाया गया था। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के अंतर्गत अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मतदान करने की आयु है वो 21 से 18 वर्ष की गई थी। 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 को, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संशोधन कर SC व ST आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा अनुच्छेद 378 में बदलाव करके 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2013 के अंतर्गत अनुच्छेद 338(1), जिसके तहत अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय जनजाति आयोग का गठन किया गया था। 368(a) के तहत 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसके अंतर्गत मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित किया गया था। अनुच्छेद 75(1) के अंतर्गत लोकसभा व विधानसभा की कुल सीटों का 15% ही वह मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अंतर्गत न्यूनतम मंत्रियों की संख्या 12 की गई थी। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसमें संविधान में नया भाग 9 जोड़कर पंचायतों व 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसका वर्णन अनुच्छेद 243(a) से 243(o) में है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 भाग 9, इसके अंतर्गत नगर पालिका आती है और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अनुच्छेद 243(p) से 243(2g) के अंतर्गत 74वें संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है। बात करें 99वें संविधान संशोधन की, तो ये है, इसके अंतर्गत ये 2014 में पारित हुआ था। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करने का प्रावधान किया गया था, लेकिन बाद में ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको वो रद्द कर दिया था। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में पारित हुआ था। ये भारत और बांग्लादेश की सीमा का निर्धारण वो करता है। 100वां संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन है वो अधिनियम GST से संबंधित है। 2016 में ये पारित किया गया था।
102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में पारित हुआ। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी आयोग 123वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया और 338 के अंतर्गत ओबीसी आयोग को वो संविधान में दर्जा संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया था। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में पारित हुआ, जिसके अंतर्गत ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया था। अनुच्छेद 16/6 के अंतर्गत 103वां संविधान संशोधन अधिनियम और 100 के तहत 103वें संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया था। 104वां संविधान संशोधन विधेयक 2019, इसके अंतर्गत 126वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 के अंतर्गत लोकसभा व विधानसभा में SC/ST का आरक्षण 10 से बढ़ाकर 80 वर्ष किया गया था। अनुच्छेद 334 में ये व्यवस्था दी गई है। इस संविधान संशोधन द्वारा जो एंग्लो इंडियन जो एक लोकसभा के अंतर्गत 12 एक सदस्य का जो एंग्लो इंडियन का चयन किया जाता था, वो अब बंद कर दिया गया है। यह 104वें संविधान संशोधन के तहत SC/ST का तो आरक्षण बढ़ाया गया, लेकिन एंग्लो इंडियन का आरक्षण अब खत्म कर दिया गया है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। इसी प्रोग्राम हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम अध्ययन करेंगे कार्यपालिका एवं राष्ट्रपति। कार्यपालिका संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक वह कार्यपालिका का वर्णन किया गया। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी, ये 5 है वो कार्यपालिका, ये 5 मिलकर कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। बात करें राष्ट्रपति का, तो भारत का राज्य प्रमुख है वह प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का चुनाव प्रधानमंत्री की तरह प्रत्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों के न होकर एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। साथ में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। ये सभी मिलकर राष्ट्रपति को चयनित करते हैं। इसके लिए एक विधायक का मत मूल्य होता है। राज्य की कुल जनसंख्या बट्टा राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य गुणा 1/1000 एक विधायक के मत का मत मूल्य होता है। एक संसद सदस्य का मत मूल्य होता है सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य बटा संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या है, वो एक संसद सदस्य का मत मूल्य होता है। बात करें राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हताएँ, तो वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, साथ में वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो, लाभ के पद पर न हो। ये राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन के लिए उम्मीदवार को कम से कम 50 प्रस्तावों के 50 अनुमोदक है वो के हस्ताक्षर होने जरूरी होते हैं। जमानत राशि की बात करें राष्ट्रपति के लिए, तो 15,000 रुपये की राशि है वो उम्मीदवार को RBI के खाते में जमा करानी पड़ती है। जामनी राशि वह जब्त हो जाती है अगर उम्मीदवार वह कुल डाले गए मतों का 1/6 अगर प्राप्त नहीं करता है, तो उसकी जमानत राशि वह जब्त कर ली जाती है। और अगर 1/6 प्राप्त कर लेता है तो उसको जमानत राशि वापस उम्मीदवार को लौटा दी जाती है। बात करें राष्ट्रपति के वेतन की, तो ये 5.08 लाख रुपये प्रति माह होती है। पदावधि होती है तो पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष होती है। राष्ट्रपति त्याग पत्र है वो उपराष्ट्रपति को देता है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वर्तमान में 100वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, ये दूसरी महिला राष्ट्रपति है। इससे पूर्व प्रतिभा देवी सिंह पटेल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। बात करें राष्ट्रपति की शक्तियों की, तो राष्ट्रपति को कई प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हुई है। इनमें कार्यकारी शक्तियाँ भी है, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, कूटनीतिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ व आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियाँ 3 प्रकार से मिली हुई है। राष्ट्रीय आपातकाल,
अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 व 362 वित्तीय आपातकाल 360। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत है। इस प्रोग्राम हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज हम अध्ययन करेंगे भारत के राष्ट्रीय दल एवं उनके मान्यता एवं प्रमुख दल। राष्ट्रीय दलों की मान्यता है वो भारत का निर्वाचन आयोग देता है। वर्तमान में भारत में 8 राष्ट्रीय दलों को मान्यता प्राप्त है। राष्ट्रीय दल को मान्यता राज्य निर्वाचन आयोग देता है, जिसके लिए निम्न में से किसी भी एक शर्त को जो भी दल पूरी करता है उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है। यानी कोई भी दल जो कम से कम 4 राज्यों में अगर राज्य स्तर का दल तो उसको मान्यता प्राप्त हो, या लोकसभा में 2% स्थान जीतता है तथा वे सदस्य 3 राज्यों से चुने गए हो। तीसरी, या लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 राज्यों या 4 से अधिक राज्यों के वैध मतों का 6% हो तथा उसके साथ ही वह किसी राज्य में लोकसभा की 4 सीटों पर अगर विजय प्राप्त कर लेता है तो राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त कर लेता है। भारत के राष्ट्रीय दल। वर्तमान में भारत में 8 राष्ट्रीय दलों को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त है। पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, जिसका चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा। दूसरा दल है भारतीय जनता पार्टी, स्थापना 1980 में हुई थी, चुनाव चिन्ह कमल का फूल। बहुजन समाज पार्टी, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और इसका चुनाव चिन्ह है हाथी। भारतीय साम्यवादी राष्ट्रीय दल CPI, इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। हंसिया तथा बाली इसका चुनाव चिन्ह है। भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी, स्थापना 1964 में हुई थी। हथौड़ा, हंसिया तथा तारा इसका चुनाव चिन्ह है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इसकी स्थापना 1999 को हुई थी और इसका चुनाव चिन्ह है घड़ी। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, इसकी स्थापना 1998 को हुई थी और इसका चुनाव चिन्ह है कमल, फूल व घास। 8वीं पार्टी है नेशनल पीपुल्स पार्टी, इसकी स्थापना 2013 को हुई थी, इसका चुनाव चिन्ह है पुस्तक। दिसंबर 2022 के गुजरात विधानसभा आम चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी को भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी होने के मानदंडों को पूरा किया है, लेकिन अभी तक आधिकारिक मान्यता इसको प्राप्त नहीं हुई है। ये भारतीय निर्वाचन आयोग के अंतर्गत मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया के बीच में है। तो आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 को हुई थी और ये भारत का 9वां राष्ट्रीय दल बनेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आप सभी का स्टडी विद जोगेंद्र यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया और इसके प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा, जो आयोग के 8वें अध्यक्ष हैं। ये आयोग एक संवैधानिक निकाय है, यानी ये एक संविधान में इसका वर्णन नहीं है। इसका गठन है वो संसद में पारित एक अधिनियम जिसका नाम था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। ये आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं, यानी 1+5 की इसमें व्यवस्था है। आयोग का अध्यक्ष है वो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश हो वही हो सकता है। इसमें एक सदस्य है वो उच्चतम न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या वर्तमान न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या वर्तमान न्यायाधीश हो सकता है, और 3 अन्य व्यक्ति हैं जो उन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा जो मानवाधिकार से संबंधित जानकारी रखते हैं। इसके अतिरिक्त 7 पदेन सदस्य भी इसमें होते हैं, जिसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, OBC आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग
और विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त, ये इनके पदेन सदस्य होते हैं। इनकी सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति और राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यों की समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। इस समिति में प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का उपसभापति होता है, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्ष के दल के नेता होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री भी इसका सदस्य होता है। साथ में छठा सदस्य होता है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है, वो एक सदस्य नियुक्त करता है जो इनकी नियुक्ति की समिति में होता है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष होता है। इससे पूर्व ये कार्यकाल 5 वर्ष था, जो मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 के तहत अब कार्यकाल 3 वर्ष, आयु 70 वर्ष जो भी अधिकतम होता है। हटाने के लिए दुराचार या अक्षमता के कारण इनके अध्यक्ष या सदस्यों को उठाया जा सकता है। इसके लिए उच्चतम न्यायालय की जांच के आधार पर राष्ट्रपति वह वो उठाता है। वेतन भत्ते व अन्य शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी महासचिव होता है, जो केंद्र सरकार का की सचिव के पोस्ट के स्तर का होता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। इस प्रोग्राम हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज हम अध्ययन करेंगे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। केंद्र में भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रमुख संस्था है। संतानम समिति 1962 से 64 ये समिति थी। इसकी सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का गठन किया गया था। इसका गठन 1964 में किया गया था, जिसकी तारीख थी 11 फरवरी 1964। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को सितंबर 2003 को सांविधिक दर्जा दिया गया है। बात करें संरचना की, तो ये बहुसदस्यीय संस्था है, जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है, 2 या 2 से कम सतर्कता आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसमें एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति की जाती है। इस समिति में प्रधानमंत्री प्रमुख होता है, लोकसभा विपक्ष का नेता, और एक केंद्र का गृह मंत्री है, वो समिति का सदस्य होता है। कार्यकाल 4 वर्ष और आयु 65 वर्ष तक होती है। कार्यकाल के बाद ये केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी भी पद के योग्य नहीं होते। केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय वो नई दिल्ली में। बात करें इसके कार्य क्षेत्र की, तो अखिल भारतीय सेवा के वे सदस्य जो संघ सरकार के मामलों से संबंधित है तथा केंद्र सरकार के ग्रुप ए के अधिकारी इसमें शामिल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, नाबार्ड व सिडबी बैंक के ग्रेड डी और इससे ऊपर के अधिकारी इसमें शामिल है। और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्केल 5 से ऊपर के अधिकारी इसमें शामिल है। फर्स्ट केंद्रीय सतर्कता आयुक्त श्री NS राउत है और वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश A पटेल है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फिर से। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान सूचना आयोग। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में न केवल केंद्रीय सूचना आयोग अपितु राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग की स्थापना का भी प्रावधान किया गया था। इसके तहत राजस्थान में राज्य सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को किया गया था। राज्य सूचना आयोग एक उच्च प्राधिकार युक्त एक स्वतंत्र निकाय है, जो दर्ज शिकायतों की जांच करता है एवं उनका निराकरण करता है। आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 सूचना आयुक्त अधिकतम हो सकते हैं। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, जो एक समिति की सिफारिश पर होती है। इस समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, जबकि सदस्य के रूप में विधानसभा में विपक्ष के नेता और CM द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होता है, जो इनकी नियुक्ति की सिफारिश करता है, जो राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। कार्यकाल एवं शर्तें हैं वो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होती है, जो 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। हटाने के लिए राज्यपाल है, राज्य वो उठा सकता है। राज्य का प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त MD कोरोनी साहब थे। वर्तमान में चौथे मुख्य सूचना आयुक्त DB गुप्ता जी हैं। इनको शपथ राज्यपाल या उन राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति है वो इनको शपथ दिलाता है। वेतन की बात करें तो मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन 2.5 लाख रुपये मासिक है और सूचना आयुक्तों का वेतन 2,25,000 रुपये मासिक है। इनका कार्य है सूचना उपलब्ध कराना। लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रार्थना पत्र में चाहे गई सूचना 30 दिन में उपलब्ध करवाएंगे।
इसकी प्रथम अपील के विनिश्चय के विरुद्ध द्वितीय अपील में राज्य सूचना आयोग में 90 दिन के भीतर है वो सूचना दोबारा ली जा सकती है। आयोग व लोक सूचना की जानकारी अगर नहीं देता है तो लोक सूचना अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भी लिख सकता है। धन्यवाद।